अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है हातिम ताई सीरीज़ की अगली कहानी इसराइली जासूसा। पहला हिस्सा। यहूदी फौजी जैद के मकान में दाखिल हो गए। अंदर आते ही उन्होंने चीज़ों को ठोकरें मार मार कर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वो एक एक कोने की तलाशी ले रहे थे कि शायद फ़लस्तीनी मुजाहिद हमज़ा किसी जगह छुपा हुआ हो। हमज़ा यरूशलेम के कैद खाने से फ़रार हो गया था और इसराइल की फ़ौज और पुलिस उसकी तलाश में लग गई थी। इसी मकान के नीचे तय खाने में मुजाहिद हमज़ा, हातिम ताई, कमांडो जलाल और अमारा खामोश बैठे थे। उनकी आंखें ऊपर लगी थीं और वो यहूदी सिपाहियों के कदमों की आवाज़ें सुन रहे थे। कमांडो जलाल ने धीमी आवाज़ में कहा, वो लोग यहाँ तक आ गए हैं। मुजाहिद हमज़ा बोला, खुदा जाने उन्होंने हमारे साथी जैद का क्या हाल किया है, कहीं उसे गोली ना मार दी हो। हातिम कहने लगा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सब ताज्जुब से हातिम ताई को तकने लगे कि इसका दिमाग तो नहीं चल गया जो तय खाने से निकलकर निहत्था और अकेला यहूदी फौजियों के सामने जाने का सोच रहा है। जबकि हातिम ने इसलिए कहा था कि वो जानता था कि उस पर दुश्मन की गोली का असर नहीं होगा। हमारा भी इस हकीकत से वाकिफ थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि हातिम बाहर जाए। उसने कहा, हातिम ने यह जैद की हमदर्दी की खातिर किया है। हातिम भी फौरन संभल गया और बोला, दरअसल मुझे जैद का ख्याल आ गया था, उसने हमें अपने मकान में पनाह दी है और महज हमारी वजह से शहीद हो जाएगा। कमांडो जलाल ने कहा, हातिम भाई, तुम्हारे इस जज्बे की हम कदर करते हैं, मगर हम इन कुर्बानियों की परवाह नहीं करते। हमारे कितने ही साथी आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हो चुके हैं। ऊपर सिपाहियों के कदमों की आवाज़ें अब मकान से दूर चली गई थीं। मुजाहिद हमज़ा ने कहा, वो लोग तलाशी लेने के बाद वापस जा रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर अभी गांव में ही है। कमांडो जलाल बोला, वो किसी भी वक्त इस गांव को आग लगा देंगे। बरका ने कहा। ये सारे मुजाहिद खामोश हो गए। रात की खामोशी में बाहर यहूदी फौजियों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर सन्नाटा छा गया। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर के पंखों के चलने की आवाज़ गूंज उठी। वो जा रही हैं, अमारा ने कहा, मगर वो फिर वापस आ जाएंगे। हमज़ा बोला। हेलीकॉप्टर की आवाज़ एक बार फिर तेज़ हो गई और फिर वो गिड़गिड़ाता हुआ जैन के उस मकान के ऊपर से गुजर गया जिसके तय खाने में हातिम ताई, अमारा, कमांडो जलाल और हमज़ा छुपे हुए थे। जब हेलीकॉप्टर की आवाज़ ख़त्म हो गई तो कमांडो जलाल ने गहरा सांस भरकर कहा, अभी तक जैद का कुछ पता नहीं कि उसके साथ क्या गुजर चुकी है। हो सकता है उन दरिंदों ने उसे शहीद कर दिया हो। हातिम ने कहा, मेरा ख्याल है मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, अभी इंतज़ार करो। मुजाहिद हमज़ा बोला। देर तक सन्नाटा छाया रहा। बाहर से कोई आवाज़ ना आई। फिर ऐसे लगा जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा है। कदमों की आवाज़ कोठरी में आकर रुक गई। कमांडो जलाल ने सरगोशी की, शायद जैद आ रहा है। हातिम ने पिस्तौल निकाल लिया। कमांडो जलाल ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं हातिम, मैं जैद के कदमों की चाप पहचानता हूँ। किसी ने चौखट हटाया, फिर नीचे मुँह करके कहा, सब ठीक है, मैं अभी आया। ये जैद की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ सुनकर सबकी जान में जान आई कि जैद जिंदा सलामत है। कोई 10 मिनट बाद जैद नीचे आ गया। आते ही बोला, खुदा का शुक्र है कि उन्हें तय खाने का रास्ता नहीं मिला। लगता है किसी ने मुखबरी की है। कमांडो जलाल बोला, जैद अगर किसी ने मुखबरी की होती तो वो सीधे इस मकान में आ जाते। मेरा ख्याल है कि वो वैसे ही हमज़ा को तलाश करते हुए यहाँ आए थे। जैद कहने लगा, मगर इस गांव में 2 यहूदी घराने मौजूद हैं। यहूदी फौजियों ने गांव के एक एक मकान की तलाशी ली, मगर उन यहूदियों के घरों की तलाशी नहीं ली। मुझे तो उन्होंने गिरेबान से पकड़कर घसीटा भी, मगर खुदा का शुक्र है कि किसी को शहीद नहीं किया। हातिम ने कहा, अब मेरा ख्याल है कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलकर वादिय सीना की तरफ निकल जाना चाहिए। जैद कहने लगा, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 2 यहूदी फौजी पीछे रह गए हैं और वो गांव के दोनों किनारों पर पहरा दे रही हैं। उनके पास काफ़ी असलहा भी है। हमारा बोली, हातिम उनको ख़त्म कर सकता है। जैद, हमज़ा और जलाल उसकी तरफ तकने लगे। हमज़ा ने पूछा, क्या हातिम कोई जिन भूत है कि बगैर असलहा के उन दोनों यहूदियों को ख़त्म कर देगा? हातिम ने कहा, यह ठीक है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पिस्तौल है, मगर मैं इस पिस्तौल से उन यहूदी फौजियों को रास्ते से हटाकर अपना रास्ता साफ कर सकता हूँ। मुजाहिद हमज़ा कहने लगा, हातिम ठीक कहता है, क्योंकि बरका गांव से दूर नखलिस्तान में हमारा इंतज़ार भी कर रहा है। हम उसे ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रोकना चाहते। कमांडो जलाल ने जैद की तरफ देखकर कहा, जैद, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है कि तुम इस बारे में क्या राय देते हो? क्या उन दोनों यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए? जैद बोला, अगर तुम उन दोनों यहूदी सिपाहियों को कत्ल कर दोगे तो पीछे हम पर अजाब नाजिल हो जाएगा। यहूदी फौजी यहाँ आ जाएंगे और वो यही समझेंगे कि गांव के मुसलमान अरबों ने ही यहूदी फौजियों को हलाक किया है। ये तो ठीक है, मुजाहिद हमज़ा ने कहा। जलाल कहने लगा,
मेरा तो ख्याल है कि अभी बाहर रात का अंधेरा है, हमें इस अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम जो ऊँट लेने आए थे उनका क्या होगा? हातिम ने पूछा। कमांडो जलाल बोला, जैद हमें नखलिस्तान में ऊँट पहुँचा सकता है। जैद ने हामी सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं आज नहीं तो कल रात के अंधेरे में ऊँट नखलिस्तान में पहुँचा दूंगा। ये तजवीज़ सबको पसंद आई। हातिम कहने लगा, जैद भाई हमें ये बताओ कि यहाँ से किस तरफ का रास्ता महफूज होगा। जैद कहने लगा, गांव के दोनों किनारों पर यहूदी सिपाही पहरा दे रहे हैं। जुनूब की तरफ जो रास्ता अंगूर के बाग से बाहर जाता है वहां से आप लोग फरार हो सकते हैं। कमांडो जलाल बोला, ठीक है, हम अब यहाँ से एक एक करके निकलेंगे। हातिम उठते हुए कहने लगा, पहले मैं जाता हूँ। जैद ने कहा, हातिम भाई गांव से जुनूब की तरफ अंगूर के बाग से बाहर निकलोगे तो एक फरलांग पर सहरा में बाएं जानिब रेत का टीला आएगा, तुम उस जगह बाकी साथियों का इंतजार कर सकते हो। हातिम ने कहा, ठीक है, हम सब उसी जगह इकट्ठे होंगे। हातिम ने जाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अमारा को भी मेरे साथ ही भेज दें। इससे पहले कि कोई एतराज़ करता, अमारा उठकर हातिम के पास आ गई। हाँ, मैं हातिम के साथ जाऊंगी। और वो दोनों तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर आ गए। कोठरी में घास के ढेर में से निकलने के बाद हातिम ने कहा, अमारा अभी तक मेरी ताकत वापस नहीं आई, इस वक्त मुझे उस ताकत की सख्त ज़रूरत थी। अमारा बोली, मेरी अंगूठी मेरे पास होती तो मामला ही कुछ और हो जाता। यही तो मुश्किल है, अब हमें होशियार होकर चलना होगा, क्योंकि हमने गोली भी नहीं चलानी और यहाँ से निकलना भी है। तो मेरे साथ पीछे पीछे आओ। हातिम जैद के मकान की कोठरी से अंधेरे में बाहर निकल आया और झुककर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए गांव के मकानों की तंगो तारीक गलियों में से गुजरता जुनूब की तरफ निकल गया। हमारा भी उसके पीछे पीछे दबे पांव चली आ रही थी। गांव के जुनूब में आगे वीरान जगह थी जहां बबोल की झाड़ियां उगी थीं। हमारा ने हातिम के कान में कहा, यहाँ तो कोई अंगूर का बाग नहीं है। हातिम ने जरा बाएं जानिब एक बाड़ को देखा तो बोला, मेरा ख्याल है वो अंगूर के बाग की बाड़ है। और वह झुके झुके तेज तेज चलते उस बाड़ की तरफ दौड़ पड़े। उस तरफ कोई यहूदी सिपाही नहीं था। वो अंगूर के बाग में दाखिल हो गए। बाग वीरान, खामोश और तारीकी में डूबा हुआ था। दोनों अंगूर की झाड़ियों के दरमियान से गुजरते चले गए और फिर बाग में से निकल गए। दूर उन्हें एक रात का टीला अंधेरे में काली पहाड़ी की तरह नजर आ रहा था। रात के वक्त रेत ठंडी थी, हवा भी खुनक हो गई थी। रेत शबनम में भीगी हुई थी। वो रेत पर भाग नहीं सकते थे, बस जितनी जल्दी चल सकते थे चल रहे थे। आखिर वो रेत के टीले के पास आ गए। हातिम बोला, इस टीले के पीछे हमें बैठकर अपने साथियों का इंतजार करना होगा। वो दोनों एक तरफ होकर रेत पर बैठ गए और हातिम के जाने के 3 मिनट बाद कमांडो जलाल और मुजाहिद हमजा भी तहखाने से निकल आए। जैद उनके आगे आगे था। जैद ने सबसे पहले गांव की खामोश गली में इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई दुश्मन या मुखबर नहीं है तो उसने कमांडो जलाल और मुजाहिद हमजा से कहा, तुम लोग अल्लाह का नाम लेकर टीले की तरफ जाओ और वहां से रातों रात नखलिस्तान में चले जाना। मैं कल किसी वक्त दिन में या रात के वक्त ऊँट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कमांडो जलाल और हमजा मुजाहिद ने अरबों के रिवाज के मुताबिक जैद को बारी बारी गले लगाया और अल्लाह का नाम लेकर मकान से निकलकर गांव की अंधेरी गली में दबे पांव गांव के जनूबी हिस्से की तरफ बढ़े। मुजाहिद हमजा को मालूम था कि अंगूर का बाग किस तरफ है। वो और कमांडो जलाल अंगूर के खामोश और सुनसान बाग में से भी गुजर गए। खुले सहरा में आकर उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और फिर सामने वाले टीले के पास पहुंच गए जहां हातिम ताई और हमारा बैठे थे। वो सब वहां से निकले और उन्होंने गांव से 5 किलोमीटर दूर नखलिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दिया। रात खुनक थी, गर्मी बिल्कुल नहीं थी। सहरा में रेत रात को ठंडी हो जाती है। 1 घंटे तक वो चलते रहे। आखिर दूर उन्हें अंधेरे में खजूर के दरख्तों के काले काले झुंड नजर आए। ये नखलिस्तान था। वो नखलिस्तान में पहुंचकर वहीं एक दरख्त के नीचे बैठ गए और सांस लेने लगे। सिवाय हातिम के सभी थके हुए थे। इस ख्याल से कि उन पर राज न खुल जाए, हातिम भी जोर जोर से सांस ले रहा था। नखलिस्तान काफी बड़ा था। यहाँ खजूर के अलावा मेहंदी और कीकर के भी बेशुमार दरख्त थे। एक जगह 3-4 साथ साथ बनी हुई मिट्टी की कोठरियां थीं जो खाली पड़ी थीं। एक मिट्टी का ऊंचा तोदा था जिसके अंदर गहरे गहरे शगाफ थे। दूसरी तरफ ढलान में एक खाई थी। खाई खुश्क पड़ी थी। खाई के ढलानी किनारों पर भी घनी झाड़ियां थीं। हातिम ने नखलिस्तान का पूरा जायजा लिया और वापस आकर कहने लगा, यहाँ हम छुप सकते हैं मगर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। मुजाहिद हमजा ने मुस्कुराकर कहा, रात के वक्त तुम्हें पानी कहीं नजर नहीं आएगा हातिम। इस नखलिस्तान में अगर पानी ना होता तो यहाँ खजूर के दरख्त कभी ना उगते। सुबह तुम्हें दिखाऊंगा, नखलिस्तान के जनूब में एक चश्मा बहता है। कमांडो जलाल ने कहा, हमजा वहां चलो, मुझे सख्त प्यास लग रही है। हमजा उन सबको नखलिस्तान के जनूब में चश्मे पर ले आया।
ये एक छोटा सा चश्मा था। रेतली जमीन में से पानी उबल उबल कर एक छोटे से नाले की शक्ल में बह रहा था। उन सब ने वहां हाथ मुंह धोया, पानी पिया और फिर हातिम, हमजा और जलाल एक तरफ लेट गई और अमारा दूसरी तरफ एक दरख्त के नीचे लेट गई। सहरा की ठंडी हवा ने सिवाय हातिम के उन सबको थपक थपक कर सुला दिया। हातिम जाग रहा था, उसे सोने की हाजत नहीं थी। अब रात भी ढलने लगी थी। मशरिक की तरफ आसमान पर दिन की पहली रोशनी नमूदार हो गई। फिर ये रोशनी बढ़ती चली गई। नखलिस्तान के दरख्त साफ नजर आने लगे और फिर सुबह हो गई। सूरज निकल आया। हातिम ने जाकर देखा कि कमांडो जलाल और हमजा गहरी नींद सो रहे थे। अमारा उठ खड़ी हुई। उसने कहा, हातिम तुम तो सोए नहीं होगे। हातिम बोला, मुझे सोने की ज़रूरत ही नहीं। अमारा ने सहरा की तरफ देखा और बोली, यहाँ भी खतरा है हातिम इन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ यहूदी फौजी आ सकती हैं। ये नखलिस्तान तो ऊपर से साफ नजर आ जाता है। हातिम ने कहा, हाँ तुम्हारा खदशा दुरुस्त है। उन्हें शक पड़ सकता है कि कहीं हमजा यहाँ ना छुपा हुआ हो। बहरहाल हमें हर हाल में ऊँटों का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ऊँटों के बगैर हम आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते। यहाँ बरका भी हमें नहीं मिला। मालूम होता है कि वो किसी दूसरे नखलिस्तान में चला गया है। इतनी देर में मुजाहिद, हमजा और कमांडो जलाल भी उनके पास आ गए। उनका भी ख्याल था कि बरका जीप लिए किसी जगह छुपा हुआ होगा और दिन चढ़े ही नखलिस्तान में आ जाएगा, मगर वो नहीं आया। जलाल ने कहा, कहीं वो सहरा में रास्ता न भूल गया हो। हमजा कहने लगा, बरका इस सहरा का खोजी है, उसे सहरा के तमाम रास्तों का पता है। ये कैसे हो सकता है कि वो रास्ता भूल जाए? तो फिर वो कहाँ चला गया? जलाल ने सवाल किया। हमजा ने कहा, मेरा ख्याल है वो किसी दूसरी जगह पर होगा। इतने में सामने से एक आदमी आता नजर आया। वो बरका ही था। उसने आते ही बताया कि जीप को मैंने यहाँ से दूर एक जगह छोड़ दिया है। रात को नखलिस्तान में इसलिए ना आया कि मुझे खतरा था कि यहूदी सिपाही यहाँ छापा मारेंगे, क्योंकि गांव की तरफ से हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ यहाँ आया था और उसने नखलिस्तान के 2 चक्कर भी लगाए थे। कमांडो जलाल बोला, मगर जैद ने हमें इसी जगह ऊँटों का इंतजार करने के लिए कहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है बरका, हमें यहाँ ठहरना चाहिए कि नहीं? बरका उन सब में ज़्यादा उम्र का था और उससे सहरा का वसी तजुर्बा भी था। कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि अभी हमें इसी जगह ठहरना चाहिए, क्योंकि सहरा में तेज़ धूप निकल आई है। इतनी शदीद गर्मी में हम लोग सहरा में किसी टीले में भी पनाह नहीं ले सकते। हमजा कहने लगा, ठीक है, हम इसी जगह कोई महफूज जगह तलाश करके बैठ जाते हैं। हातिम ने कहा, मैंने यहाँ का पूरा जायज़ा ले लिया है। इन कीकर के दरख्तों के पीछे 2-3 खाली कोठरियाँ हैं, हम उनमें पनाह ले सकते हैं। वो सब उन कोठरियों की तरफ आ गए। कोठरियाँ खाली पड़ी थीं। बरका कहने लगा, अभी तो यहाँ आराम करो, मैं खाने के लिए खजूरें तोड़ कर लाता हूँ। इतना कहकर बरका खजूर के दरख्तों की तरफ निकल गया। हातिम भी उसके साथ था। यहाँ कुछ दरख्त काफ़ी ऊंचे थे और कुछ इतने छोटे कि आदमी बड़ी आसानी से खजूरें तोड़ सकता था। दरख्तों पर पकी हुई लाल लाल मीठी खजूरें लगी थीं। वो खजूरों के 2 बड़े खोशे तोड़ कर ले आए। उन सब ने मिलकर खजूरें खाईं, चश्मे पर जाकर पानी पिया और एक कोठरी में बैठकर बातें करने लगे। इसी तरह सारा दिन गुजर गया। सहरा की रेत सूरज की तपिश में जल रही थी। सख्त गर्मी पड़ रही थी, मगर कोठरी के अंदर ठंडक थी। हातिम अपने पिस्तौल को साफ कर रहा था। हमारा करीब ही मुंह दीवार की तरफ किए सो गई थी। बरका भी एक तरफ लेट गया। सिर्फ हातिम, कमांडो जलाल और मुजाहिद हमजा जाग रहे थे। दिन गुजर गया। जब शाम हुई और सहरा में सूरज के गुरूब होने के बाद की हल्की गुलाबी रोशनी फैल गई और फिजा भी खुनक होने लगी, तो उन्हें कुछ दूर ऊँट आते दिखाई दिए। हमजा मुजाहिद ने कहा, जैद ऊँट लेकर आ गया है। सब बड़े खुश हुए। वो जल्दी जल्दी चलने की तैयारी करने लगे। ऊँट करीब आ रहे थे। ऊँटों पर 2 आदमी बैठे थे। जब ऊँट करीब आए तो हमजा ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, ये तो यहूदी फौजी हैं। और वो सब वहाँ से एक तरफ दौड़ पड़े। नखलिस्तान से निकलकर वो सहरा में भाग रहे थे। हातिम भी मजबूरन उनके साथ ही भाग रहा था। बरका उधेड़ उम्र था, वो पीछे रह गया। ऊँट पर से मशीन गन का ब्रस्ट फायर हुआ। गोलियां उनके सरों के ऊपर से निकल गईं। एक गोली बरका की पीठ में लगी और वह वहीं गिर पड़ा। हातिम फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाया। बरका के सीने से मशीन गन की गोलियों का पूरा ब्रस्ट गुजर गया था। वो खून में शराबूर था और मर चुका था। हमारा कमांडो जलाल और मुजाहिद हमजा इतनी देर में टीले के पीछे छलांगे लगाकर खाई में लुढ़कते हुए काफ़ी नीचे उतर गए थे। दूसरी तरफ दोनों ऊँट, जिन पर 2 यहूदी फौजी सवार थे, मशीन गन चलाते हातिम के सर पर पहुंच गए। उन्होंने हातिम पर भी मशीन गन का एक ब्रस्ट मारा। गोलियां हातिम के जिस्म में से गुजर गईं। हातिम जानबूझकर वहीं गिर गया और ये जाहिर किया कि वो भी मर गया है। दोनों यहूदी फौजी ऊँट को भगाते कमांडो जलाल और हमजा की तरफ दौड़े। हातिम के पास पिस्तौल था। उसने उठकर एक यहूदी फौजी पर पीछे से फायर कर दिया। इत्तफाक से गोली फौजी के बाजू पर लगी और वह एक तरफ झुक गया। दूसरे फौजी ने मुड़कर देखा कि यह गोली पीछे से किसने चलाई थी।
उसने ऊंट को हातिम ताई की तरफ मोड़ा। हातिम फिर यूं लेट गया जैसे मर गया हो। यहूदी उसके ऊपर आ गया। दूसरा फौजी भी अपने बाजू को पकड़े ऊंट पर बैठा वहां आ गया। एक फौजी ने कहा, यह तो मरा हुआ है, फिर गोली किसने चलाई थी? हातिम उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था। बोला, मैंने गोली चलाई थी और मैं अब फिर चलाने लगा हूं। इसके साथ ही हातिम ने करीब से एक फौजी पर फायर किया। गोली उसके सर पर लगी और वो ऊंट से लुढ़क कर नीचे गिरा और मर गया। दूसरे ने मशीन गन चलाने की कोशिश की, मगर उसका एक बाजू जख्मी था, वो मशीन गन न चला सका। हातिम ने दूसरा फायर उस पर कर दिया, वो भी नीचे गिर पड़ा। हातिम ने उसके सर पर एक और गोली मारी। दोनों फौजी खून में लथपथ सहरा में बरका की लाश के पास मुर्दा पड़े थे। हातिम जल्दी से एक ऊंट पर बैठा और उसे दौड़ाता हुआ उस तरफ ले गया जिधर कमांडो जलाल, हमजा और अमारा भागे थे। अमारा को यकीन था कि हातिम जरूर आ जाएगा, चुनाचे वो गहरी खाई में एक तरफ छुपी हुई थी। कमांडो जलाल और हमजा दूसरी तरफ खाई की दीवार के शगाफ में छुपे हुए थे। इतने में एक ऊंट खाई के ऊपर आ नमूदार हुआ और हातिम ने आवाज दी, ऊपर आ जाओ साथियों, दुश्मन को मैंने खत्म कर दिया है। हातिम ताई की आवाज सुनकर कमांडो जलाल, अमारा और मुजाहिद हमजा खाई की झाड़ियों से निकलकर ऊपर आ गए। वह हैरान थे कि हातिम ने ये कमाल कैसे कर दिखाया, मगर अमारा को मालूम था कि हातिम ऐसा कर सकता है। वो सब हातिम के साथ दौड़ते हुए उस जगह गए जहां बरका की लाश के पास ही दोनों यहूदी सिपाहियों की लाशें भी पड़ी थीं। उन सबको बरका की मौत का सख्त अफसोस हुआ, मगर आज़ादी की जद्दोजहद में मुजाहिद शहीद हुआ ही करते हैं। उन्होंने फौरन रेत खोदकर बरका की लाश को दफन कर दिया। अब उनके पास यहूदियों के 2 ऊंट थे, जिनमें से एक के ऊपर मशीन गन लदी हुई थी। कमांडो जलाल कहने लगा, जैद अभी तक ऊंट लेकर नहीं आया, हमें 4 ऊंट चाहिए थे। हमजा बोला, अगर कोई दुश्वारी ना हो गई हो तो जैद ऊंट लेकर नखलिस्तान में जरूर पहुंचेगा। तो क्या हम वापस नखलिस्तान में जाकर उसका इंतजार करें? अमारा ने पूछा। ये बात खतरनाक होगी, जलाल कहने लगा, क्योंकि उन 2 यहूदियों के पीछे हो सकता है दूसरे यहूदी सिपाही भी उनकी तलाश में वहां आ जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हातिम ने कहा। मुजाहिद हमजा कहने लगा, अगरचे सहरा में धूप सख्त तेज है, मगर बेहतर यही है कि हम इन 2 ऊंटों पर ही आगे चल पड़ें। मशीन गन हमारे पास है, खतरे के वक्त हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि सहरा में एक टीले के पीछे से कुछ ऊंट उनकी तरफ आते नजर आए। एक ऊंट पर जैद बैठा हुआ था और उसके साथ 3 खाली ऊंट भी थे। जैद ने आकर बताया कि गांव पर फौज आ गई थी, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। उसने यहूदी सिपाहियों की लाशें देखी तो पूछा कि यह क्या है। हातिम ने उसे सारी बात बयान कर दी और बरका की शहादत का भी बताया। जैद को बड़ा अफसोस हुआ। अमारा ने कहा, क्या यहूदी फौजी अभी तक तुम्हारे गांव में ही हैं? जैद ने बताया कि फौजी गांव से चले गए हैं, मगर वो दोबारा किसी वक्त भी वहां आ सकती हैं। इन हालात में उन्होंने आगे वादी सीना की तरफ जाने का फैसला कर लिया। जैद से सिर्फ 2 ऊंट ले लिए। उनमें से एक ऊंट पर पानी की भरी हुई 6 छागलें और खाने के लिए खुश्क गोश्त और रोटियां भी बंधी हुई थीं। वो सब ऊंटों पर सवार हो गई। जिस ऊंट पर मशीन गन रखी थी उस पर कमांडो जलाल सवार हो गया। बाकी ऊंटों पर हमजा, हातिम ताई और अमारा बैठ गए। जैद को उन्होंने खुदा हाफिज कहा और वादी सीना की तरफ सहरा में अपना तवील सफर शुरू कर दिया। उन सब ने अपने सरों पर अरबी रुमाल बांध रखे थे और अगर कोई ऊपर से देखे तो यही समझे कि ये मिस्री बद्दू हैं जो सहरा में सफर करते हुए अपने गांव जा रहे हैं। सहरा में धूप की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर वो चलते जा रहे थे। कमांडो जलाल को सहरा में रास्ते का पता था, चुनाचे वो उनकी रहनुमाई कर रहा था। उसका ऊंट कमांडो हमजा के ऊंट के साथ साथ चल रहा था। उसके पीछे हातिम और अमारा के ऊंट थे। दोपहर को जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो एक टीले के साए में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए। हमजा कहने लगा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, ये सारा इलाका यहूदी फौज की निगरानी में है। 15-20 मिनट तक आराम करने के बाद वो फिर सहरा में चल पड़े। शाम को वो एक गांव के करीब पहुंचे तो हमजा कहने लगा, ये यहूदियों का गांव है, हमें यहाँ से आगे निकल जाना है। उन्होंने ऊंटों की रफ्तार तेज कर दी और गांव से दूर रहकर आगे निकल गए। दिन ढलने लगा। दिन भर की तेज धूप में तपने वाली रेत ने अब ठंडा होना शुरू कर दिया। रेत में यह खासियत होती है कि वो बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। रात हो गई तो ये लोग एक जगह ऊंटों से उतर पड़े। यहाँ सहरा की ठंडी रेत में बैठकर उन्होंने खाना खाया, पानी पिया। हातिम ने कमांडो जलाल से पूछा कि क्या वो सहरा में ठीक सिमत सफ़र कर रहे हैं। इसके जवाब में कमांडो जलाल ने कहा, हातिम, हम बिल्कुल सही रुख पर सफ़र कर रहे हैं, मगर अभी बड़ा लंबा सफ़र बाकी है और सबसे खतरनाक मरहला वो होगा जब हमें यहूदियों की सरहद को अबूर करना पड़ेगा। हमजा बोला, यहूदियों ने सरहद पर टैंकों के मोर्चे बनाए हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ से समुंदर की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। कमांडो जलाल ने कहा, कश्ती के बगैर हम खुले समुंदर की तरफ नहीं निकल सकते और समुंदर के साथ साथ यहूदियों की जंगी कश्तियाँ रात दिन गश्त लगाती हैं। अमारा ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा,
मेरी राय में हमें सहरा में ही सफ़र करना चाहिए। इसराइल की सरहद के पास जाकर किसी तरह मिस्र की सरजमीन पर पहुंचने की कोई तरकीब निकालेंगे। हातिम ने कमांडो जलाल से पूछा, क्या इस रास्ते में आगे कोई मुसलमान अरबों का कस्बा वगैरह नहीं है? हाँ, एक कस्बा है, जलाल ने कहा, मगर वहां भी हो सकता है कि इसराइली फौजी मौजूद हों। वो किसी फैसले पर ना पहुंच सके, चुनाचे आधी रात तक वहां आराम करने के बाद रात के पिछले पहर उन्होंने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। बाकी रात वो सहरा की ठंडी फिजा में बड़े सुकून से सफ़र करते रहे और काफ़ी रास्ता तय कर लिया। सुबह की रोशनी सहरा में फैली तो दूर रेत के टीले के पीछे एक जानिब दरख्तों के झुंड नजर आए। कमांडो जलाल और हमजा ने बताया कि ये मुसलमान अरबों का कस्बा अतबा है। ऊँट एक खास रफ्तार से चले जा रहे थे। कमांडो जलाल ने मशीन गन पर कंबल डाल रखा था। अभी वो अतबा कस्बे से काफ़ी पीछे थे कि एक तरफ से अचानक उन्हें एक फौजी ट्रक नजर आया। ये फौजी ट्रक बड़ी तेजी से रेत पर उनकी तरफ चला रहा था। कमांडो जलाल ने बुलंद आवाज में कहा, होश यार, ये यहूदी फौज का ट्रक है, कोई ऊँट से नीचे न उतरे, मैं खुद बात करूंगा। अमारा हातिम ऊँटों पर बैठे गौर से फौजी ट्रक को तकने लगे जो उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था। मुजाहिद हमजा ने अपने चेहरे को रुमाल से इस तरह छुपा रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। सहरा में सफ़र करने वाले बद्दू अक्सर मुंह को इस तरह रुमाल से ढांप लेते हैं ताकि रेत के तूफान से बचा जा सके। ट्रक में 6-7 यहूदी फौजी सवार थे। उन्होंने भी उन लोगों को देख लिया। करीब आकर ट्रक रुक गया। ट्रक में से एक यहूदी मेजर उतरा। उसके हाथ में स्टेन गन थी जिसका रुख जमीन की तरफ था। उसने इब्रानी जुबान में पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? कमांडो जलाल ने भी इब्रानी जुबान में जवाब दिया, हम सारबान हैं, सनान के गांव से आए हैं और अतबा के कस्बे की तरफ जा रहे हैं। यहूदी मेजर ने ऊँट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह तुम्हारे ऊँट पर क्या लदा हुआ है? यहूदी का इशारा मशीन गन की तरफ था जिस पर जलाल ने कंबल डाल रखा था। खतरे का अलार्म बज चुका था। जलाल ने कहा, यह ऊँटों का चारा है। यहूदी मेजर ने हुक्म दिया, कंबल उतार कर दिखाओ। अब एक्शन का वक्त आ गया था। कमांडो जलाल पहले ही से तैयार था। उसने कहा, कंबल उतार कर देख लें। उसने ऊँट को एड़ मारी। ऊँट जरा पीछे हो गया। इसके साथ ही कमांडो जलाल ने कंबल उतार कर फेंका और मशीन गन का रुख यहूदी मेजर की तरफ करके फायर खोल दिया। यहूदी मेजर 4 गोलियां सीने में खाकर वहीं तड़पने लगा। दूसरे फौजियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। हमारा हातिम और हमजा ने ऊँटों को गोल दायरे में भगाना शुरू कर दिया। कमांडो जलाल ने यहूदी फौजियों को मशीन गन का ब्रस्ट मारा। 4 यहूदी वहीं गिर पड़े। 2 फौजी रेत पर लेटकर फायरिंग करने लगे। जलाल ऊँट को इधर उधर घुमाते हुए मशीन गन की फायरिंग कर रहा था। अचानक उसका हाथ मशीन गन पर नरम पड़ गया। उसका सर एक तरफ को ढलक गया और फिर वो ऊँट पर से नीचे गिर पड़ा। एक यहूदी फौजी की 303 की गोली कमांडो जलाल के सीने को फाड़ती हुई निकल गई थी। जलाल को गिरते देखकर मुजाहिद हमजा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और जिस यहूदी फौजी ने जलाल पर फायर किया था उसके ऊपर ऊँट चढ़ा दिया। हमजा के पास पिस्तौल नहीं था। उसने ऊँट से यहूदी फौजी को कुचल डाला। इस दौरान हातिम ताई ने भी ऊँट पर से छलांग लगा दी। खामोश पिस्तौल से 3 गोलियां निकली और दूसरे यहूदी की खोपड़ी को उड़ाती हुई निकल गईं। दोनों यहूदी भी वहीं ठंडे हो गए। हमारा हातिम और मुजाहिद हमजा कमांडो जलाल की तरफ दौड़े। कमांडो जलाल शहीद हो चुका था। उसका सीना खुला था और उसमें से खून निकल निकल कर बाहर जम रहा था। मुजाहिद हमजा ने कस्बे की तरफ देखते हुए कहा, जलाल शहीद हो चुका है। कस्बे में से दूसरे फौजियों के आने का खतरा है। हातिम, जलाल के लिए कब्र खोदो। उन्होंने फौरन कब्र खोदी और शहीद जलाल की लाश को वहां दफन करके ऊँट पर बैठे और कस्बे से हटकर आगे बढ़े। वो ऊँटों को तेज तेज चला रहे थे। हमजा बोला, फायरिंग की आवाज़ कस्बे तक ज़रूर पहुंची होगी। अगर वहाँ इसराइली सिपाही होते तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर ज़रूर इधर आते। हमारा ने कहा, इसका मतलब है कि कस्बे में इसराइली फौजी नहीं है। हातिम बोला, कमांडो जलाल की मौत का सख्त अफसोस हुआ। मुजाहिद हमजा ने कहा, वो शहीद हो गया है, वो जन्नत में है। हमारे सैकड़ों मुजाहिद आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हैं और ना जाने अभी कितने शहीद होंगे, मगर हम एक दिन इसराइलियों से अपना वतन वापस लेकर रहेंगे। ऊँट कस्बे के आगे निकल गए। मशीन गन वाले ऊँट पर अब जलाल की जगह मुजाहिद हमजा बैठा था। अब वो सिर्फ 3 रह गए, हातिम ताई, अमारा और मुजाहिद हमजा, जिसको इसराइल से निकाल कर काहिरा पहुंचाने के लिए वो यहाँ आए थे। हातिम और अमारा का ख्याल था कि उन्हें समुंदर की तरफ से फरार होना चाहिए, मगर मुजाहिद हमजा उनसे मुत्तफिक नहीं था। उसका कहना था कि समुंदर में पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पानी पर इसराइल की गश्ती कश्तियाँ हर वक्त फिरती रहती हैं और ऊपर आसमान पर उनके तैयारे और हेलीकॉप्टर भी परवाज करते हैं। हातिम और अमारा खामोश हो रहे और जिधर हमजा उन्हें ले जा रहा था उधर ही चलते गए। दिन काफ़ी चढ़ाया था। सहरा की रेत ने एक बार फिर गर्म होना शुरू कर दिया। रास्ते में 2-1 बार सबने 2-2 घोंट पानी पिया।
इससे ज़्यादा पानी पीने की किसी को इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आगे बड़ा वसी सहरा था और हमजा का कहना था कि उन्हें सहरा में से गुजरते 2 दिन ज़रूर लग जाएंगे। दोपहर के बाद वो एक जगह कीकर के दरख्तों का एक झुंड देखकर रुक गई। वहाँ उन्होंने थोड़ा खाना खाया, फिर वो रात होने तक वहीं आराम करते रहे। ऊँटों ने भी कीकर के दरख्तों का खूब पेट भरकर चारा खाया और दोबारा सफ़र के लिए तैयार हो गए। हातिम और अमारा ने हमजा से पूछा कि वो किस तरफ को सफ़र कर रही हैं। हमजा ने बताया कि वो सहरा में 2 दिन के सफ़र के बाद इसराइल के मुल्क के आखिरी गांव में पहुंच जाएंगे। वहां से आगे वो सरहद शुरू हो जाती है जहां इसराइल ने अपनी बाकायदा फ़ौज मोर्चाबंद की हुई है। अमारा बोली, तो क्या हम उनके बीच में से गुजरेंगे? हमजा ने कहा, ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर दूसरा रास्ता कहाँ होगा? हातिम ने सवाल किया। हमजा बोला, हम इस गांव से एक फरलांग पहले ही वादी सीना के शुरू के संगलाख मैदान की तरफ निकल जाएंगे। वहां हमें अपने फ़लस्तीनी मुजाहिदों के मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वो आधी रात के बाद अक्सर इस इलाके में इसराइली मोर्चों पर छापे मारते रहते हैं। और अगर हमें कोई फ़लस्तीनी मुजाहिद ना मिला तो क्या करेंगे? अमारा ने पूछा। हमजा ने कहा, फिर हम कोहे सीना को पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कुछ फासले पर मिस्रियों के मोर्चे हैं, वो हमें अपनी पनाह में ले लेंगे। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हातिम और अमारा ने आगे से कोई सवाल न किया। इस दौरान हातिम ताई ने कई बार अपने कानों को हाथ लगाकर आजमा लिया कि उसकी ताकत अभी तक वापस नहीं आई थी। बल्कि एक बार तो हमजा ने हातिम से पूछ भी लिया, हातिम तुम ये बार बार अपने कान को हाथ क्यों लगाती हो? हातिम ने कहा, मैं खुदा से डरता हूँ, इसलिए कान को हाथ लगाकर किसी वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लेता हूँ। और हमजा ने ऐसा ही समझ दिया। रात के पिछले पहर तक आराम करने के बाद हातिम, अमारा और हमजा फिर सहरा में चल पड़े। वो अपने अपने ऊँटों पर बैठे थे। मशीन गन अब हमजा मुजाहिद के ऊँट पर लदी हुई थी। उसका मैगजीन का पट्टा भी मशीन गन के साथ ही था। हमजा ने उस पर कंबल डालकर उसे छुपा रखा था। इसी तरह सफ़र करते उन्हें 2 दिन गुजर गए। अब कहीं कहीं कोई गांव वगैरह दिखाई दे जाता। सहरा की जगह पर मिट्टी का संगलाख मैदान शुरू हो गया था। हमजा ने उन्हें बताया कि हम इसराइल की सरहद पर पहुंच गए हैं और आखिरी गांव यहां से मशरिक की तरफ ज़्यादा दूर नहीं है। हातिम ने कहा, क्या ख्याल है, हम दिन की रोशनी में इसराइली टैंकों के दरमियान से गुजरने की कोशिश करेंगे? हमजा मुस्कुराया, ऐसी बात तो कोई दीवाना ही सोच सकता है। इस वक्त शाम होने वाली है, हम आधी रात तक किसी जगह छुपे रहेंगे। आधी रात के बाद मैं तुम्हें एक ख़ास रास्ते की तरफ ले जाऊंगा। ये सहरा की एक पट्टी है जो संगलाख पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती है। उधर यहूदियों का कोई मोर्चा नहीं है। ये बात हम फ़लस्तीनी मुजाहिदों को अच्छी तरह मालूम है। रात होते ही वो एक जगह ऊँटों से उतर पड़े। ये जगह बबोल की सहराई झाड़ियों के दरमियान थी। यहाँ उन्होंने पानी वगैरह पिया। अभी उनके पास पानी की 2 भरी हुई छागलें बाकी थीं। हातिम और अमारा को वहीं छोड़कर हमजा खुद उस सहराई रास्ते का जायज़ा लेने के लिए चल दिया जहाँ से उन्हें गुजरकर मिस्री मोर्चों की तरफ जाना था। हमजा के जाने के बाद अमारा ने हातिम से कहा, हातिम हमें हमजा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अगर खुदा ना करे वो यहूदियों के हाथ लग गया तो हमारा मिशन कामयाबी की मंजिल पर पहुंचकर नाकाम हो जाएगा। हातिम ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। हातिम बेचैन सा हो गया। अब उसे भी एहसास हुआ कि मुजाहिद हमजा को अकेले जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। वो उठ खड़ा हुआ और अमारा से बोला, तुम इसी जगह ठहरो, मैं हमजा के पीछे जाता हूँ। मैं इस पोजीशन में हूँ कि अगर वो दुश्मन के हाथ आ गया तो उसे वहाँ से निकाल सकूँ। अमारा ने कहा, तुम देर ना लगा देना, वरना मुझे भी तुम्हारे पीछे आना पड़ेगा। हातिम ने अमारा को जल्दी आने का यकीन दिलाया और पैदल ही रात की नीम तारीकी में उस तरफ चल पड़ा जिधर हमजा गया था। ये इलाका संगलाख था। सहरा ख़त्म हो चुका था। यहाँ ज़मीन सख्त थी। आसपास थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी स्याह चट्टानें और टीले ज़मीन से बाहर निकले रात के अंधेरे में खामोश खड़े थे। हातिम तेज तेज चल रहा था। उसका ख्याल था कि वो मुजाहिद हमजा के पास जल्दी पहुंच जाएगा, मगर उसे हमजा कहीं नजर न आया। हातिम चलता गया। हातिम ताई एक चट्टान के करीब से गुजर रहा था कि अचानक अंधेरे में चट्टान के पीछे से 2 यहूदी फौजी छलांग लगाकर उस पर कूदे। हातिम को वहीं दबोच लिया। एक ने उसके सर के साथ स्टेन गन की नाली लगा दी और कहा, कौन हो तुम? हातिम उन दोनों को वहीं ख़त्म कर देने का इरादा कर चुका था और वो उन पर हमला करने ही वाला था कि एक यहूदी सिपाही ने दूसरे से कहा, यह भी उस फ़लस्तीनी हमजा का साथी होगा, इसे भी गिरफ्तार करके ले चलो, इससे पूछगिछ करेंगे। अब हातिम ताई पर यह राज खुला कि हमजा पहले ही उन लोगों की गिरफ्त में आ चुका है और वो उसे पकड़ कर ले गए हैं। हातिम ने सोचा कि उसे कोई मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ौजी ज़रूर उसे उसी जगह ले जाएंगे जहां उन्होंने हमजा को पकड़ कर रखा हुआ है। उसे अमारा का ख्याल ज़रूर था, मगर सबसे पहले उसे हमजा की खबर लेनी थी। वो जानता था कि अमारा समझदार है और लेडी कमांडो है, वो अपनी हिफाजत करेगी।
हातिम ने फौरन हाथ उठा दिया और कहा, मैं देहाती हूँ, गांव से रात को चला था, रास्ता भूलकर इधर आ निकला हूँ। दोनों यहूदी सिपाहियों ने हातिम ताई के हाथ रस्सी से पीछे बांध दिए और स्टेन गन की नोक गर्दन पर रखकर कहा, चलो आगे आगे चलो। वो उसे दूसरे टीले के पीछे एक ऐसी जगह ले आए जहां जमीन के अंदर एक मोर्चा बना हुआ था। जमीन के नीचे एक छोटा सा तहखाना बना दिया गया था जहां दीवार के साथ असलहा की पेटियां रखी गई थीं। गैस अंडा जल रहा था। उसकी रोशनी में हातिम ने देखा कि एक यहूदी फौजी अफसर कुर्सी पर बैठा एक नक्शे को देख रहा है। हातिम को देखकर उसने फौजियों से कहा, ये कौन है? यहूदी सिपाही बोला, सर ये हमें हमजा का साथी मालूम होता है, टीले में घूम रहा था। यहूदी अफसर ने कड़क कर कहा, इसको भी वहीं बंद कर दो, सुबह इन दोनों से निपट लेंगे। लगता था कि वो किसी जबरदस्त और फौरी मिलिट्री ऑपरेशन में मसरूफ था। यहूदी सिपाही हातिम ताई को धकेलते हुए उस जमीन दोज मोर्चे के अंदर ही अंदर दूसरी कोठरी में ले आए। हातिम ने क्या देखा कि कोठरी के फर्श पर मुजाहिद हमजा इस हालत में पड़ा है कि उसके दोनों हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हैं। फौजियों ने हातिम के पांव पर भी रस्सी बांध दी और उसे वहीं धकेल दिया और कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। जब फौजियों के कदमों की आवाज जमीन दोज सुरंग में दूर हो गई तो हातिम ने हमजा से कहा, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, तुम्हें इस तरफ नहीं आना चाहिए था। हमजा धीमी आवाज में बोला, मैं तो खैर गलती कर बैठा था, मगर तुमने भी सख्त गलती की जो मेरे पीछे चले आए और गिरफ्तार हो गए। अब ये लोग सुबह हमको अजियत देकर हमसे पूछगिछ करेंगे और फिर हमें गोली से उड़ा देंगे। हातिम बोला, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तुम्हें इनकी गोलियों से बचा सकूँ। हमजा ने ताज्जुब से पूछा, तुम मुझे कैसे बचा सकते हो जबकि तुम खुद मौत के मुंह में मेरे साथ बैठे हो? हातिम ने संजीदा आवाज में कहा, यह तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। तुमने तो अपनी बेवकूफ़ी से हम दोनों को यहाँ फंसा दिया है। अब ये देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से निकालता हूँ। बाहर से यहूदी फौजी ने कड़क कर कहा, खामोश रहो, अब बोले तो गोली मार दूंगा। हातिम और मुजाहिद हमजा खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद अचानक गोलों के धमाके शुरू हो गए। ऊपर शोर मच गया। फौजियों के भागने और एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ें आने लगीं। हमजा ने कहा, मिस्री मोर्चों से गोलाबारी हो रही है। फिर इस मोर्चे से भी तोप गोले फेंकने लगी। 15 मिनट तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही। इसके बाद खामोशी छा गई। हमजा ने धीमी आवाज़ में कहा, हो सकता है फ़लस्तीनी कमांडो छापा मारे, क्योंकि गोलाबारी के बाद ही ऐसा हो सकता है। इतने में दरवाज़ा खुला। 4 यहूदी सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हातिम और हमजा की तरफ देखा। उनमें से एक यहूदी फौजी ने जेब से पिस्तौल निकाली और हातिम पर फायर कर दिया। हातिम का ख्याल था कि गोली उस पर कोई असर नहीं करेगी, इसीलिए वो खामोश रहा। मगर ये गोली नहीं थी, बल्कि पिस्तौल की नाली में से बेहोश कर देने वाला शलग निकला था। ये एक छोटा सा सिरिंज था जो हातिम के कंधे पर लगा और इसके साथ ही शलग के अंदर जो बेहोशी की दवाई भरी हुई थी वो उसके खून में शामिल हो गई। उसी यहूदी फौजी ने दूसरा फायर हमजा पर कर दिया। हातिम उठकर अपनी खास ताकत से काम लेते हुए यहूदी के सर के साथ अपने सर की टक्कर मारने ही वाला था कि बेहोशी का असर हो गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हमजा भी बेहोशी की गोली लगने से बेहोश हो गया। यहूदी फौजी दोनों को घसीटते हुए मोर्चे से बाहर ले आए। मालूम हुआ कि मोर्चे पर मिस्र की फौज का दबाव बढ़ गया है और यहूदी ये मोर्चा छोड़कर पीछे जा रही हैं। उन्होंने असलहा की पेटियां ट्रक में डाली, तोप को भी ट्रक में रखा, बेहोश हातिम और हमजा को भी ट्रक में फेंका। सारे फौजी ट्रक में बैठ गए और ट्रक पिछले पहर की तारीकी में तेज रफ्तारी से पहाड़ियों की तरफ दौड़ने लगा।